Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss about the fertilization. Complete जो process होती है fertilization की, हम उस process को discuss करेंगे. First of all, what is fertilization? Fertilization meaning is fusion of male gamete and female gamete to form diploid zygote. अब जो male gamete होगा वो भी haploid होगा, female gamete है it is also haploid, और ये क्या बनाएंगे, diploid zygote का formation करेंगे. फिर where does fertilization टेक्स प्लेस, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो जो फर्टिलाइजेशन है इट टेक्स प्लेस इन द एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब का जो एम्प्यूला रीजन है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन है होती है. क्लियर इतनी चीज़. तो एक दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक with fallopian tubes. Here are the ovaries. हम एक ही साइड की ओवरी बनाएंगे बट दूसरी साइड भी वी हैव द ओवरी. यहाँ हमें स्पेस चाहिए लिखने के लिए. एंड दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वेजाइना. दिस इज द यूट्रस, ओवरी एंड दिस इज फैलोपियन ट्यूब. तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होती है, एट द एम्प्यूला रीजन. दिस इज़ द एम्प्यूला रीजन. ठीक है, इस एम्प्यूला रीजन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा. मीन्स मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो है उनका फ्यूज़न जो है अक्कर इन द एम्प्यूला रीजन. क्लियर इतनी चीज़. फिर जो है सबसे पहले उसके लिए अब अराइवल ऑफ स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए. तो फर्टिलाइजेशन जो है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अराइवल ऑफ स्पर्म. ठीक है, अराइवल ऑफ स्पर्म. अब अराइवल ऑफ स्पर्म क्या होगा, इट इज़ अ मेल डिस्चार्ज. मेल जो है ना, मेल डिस्चार्ज सीमन into the female vagina close to the cervix during copulation. Clear. कॉपुलेशन के टाइम पे अब वेजाइना जो है, वेजाइना में क्या होंगे, स्पर्म्स जो है उनकी एंट्री हो जाएगी. बहुत सारे इस तरह से स्पर्म्स की जो है नियर द सर्विक्स, ये स्पर्म्स का बहुत सारे कम से कम 300 मिलियंस जो स्पर्म्स हैं, दीज आर द स्पर्म्स, इनकी एंट्री होगी इनटू द वेजाइना. क्लियर. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. दिस process is called insemination. ठीक है, means what is insemination, discharge of semen into the female reproductive tract is called insemination. In one ejaculation कितने स्पर्म होते हैं, वन इजैक्यूलेशन में कम से कम 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं. 300 मिलियन स्पर्म्स मीन्स वन इजैक्यूलेशन में यहाँ वेजाइना में कितने स्पर्म्स इकट्ठे होंगे, 300 मिलियन स्पर्म्स जो है इकट्ठे होंगे. अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 ml सीमन जो है वो इकट्ठा होता है. लेकिन उनमें से भी जो बहुत सारे 300 मिलियन स्पर्म में से भी ओनली 100 स्पर्म ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं फैलोपियन ट्यूब तक. क्लियर इतनी चीज़. तो आउट ऑफ 300 मिलियंस, आउट ऑफ विच ओनली 100 स्पर्म्स कैन रीच द फैलोपियन ट्यूब. क्लियर. एग तक कितने पहुंच पाते हैं, आउट ऑफ विच सिर्फ और सिर्फ कितने, सिर्फ और सिर्फ
100 जो होते हैं वही पहुंच पाते हैं। अब ये कैसे पहुंचते हैं, अभी स्विम करके पहुंचते हैं इनटू द फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। स्पर्म स्विम इन द फ्लूइड मीडियम एट द, यहाँ जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे क्या करेंगे, स्विम करके पहुँच। अब इसका भी एक स्पीड होता है, इसकी जो स्विम करना है, स्विम करने की भी एक स्पीड होती है। तो ये दे स्विम एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 mm पर मिनट, इतनी स्पीड से ये स्विम करके कहाँ तक पहुँचते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक, जहाँ ऑलरेडी वी हैव द एग। क्लियर है। अब वन इजैकुलेशन में इतने स्पर्म होते हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 स्पर्म्स जो हैं वो ही पहुंच पाते हैं। तो इनका क्या कारण होगा कि वाई ओनली 100 स्पर्म्स कैन एंटर इनटू द, कैन रीच इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो फर्स्ट रीज़न जो है वाई बाकी सारे के सारे जो स्पर्म है उनका क्या होता है, दे आर किल्ड इन द एसिडिक पीएच ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो 100 क्यों पहुंच पाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न कि ओनली 100 स्पर्म ही पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट रीज़न जो है, फर्स्ट इज़ द एसिडिक पीएच ऑफ फीमेल reproductive tract। और एज यू ऑल नो इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस, जो स्पर्म में जो सीमन है, सीमन जो है वो एल्केलाइन पीएच का होती है सीमन की, और जो स्पर्म होगा वो एल्केलाइन पीएच में ही सर्वाइव कर पाएगा। एसिडिक पीएच में स्पर्म जो होता है दे विल डाई, बट फिर भी सारे के सारे जो स्पर्म है वो डाई नहीं होते हैं, उनमें से कुछ स्पर्म जो है वो पहुंच जाते हैं एम्फ्यूला रीजन तक। दूसरा जो रीज़न होगा वो क्या होगा, फर्स्ट इज़ द कि एसिडिक पीएच, यहाँ पे वेजाइना की एसिडिक पीएच होगी जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्पर्म्स जो होंगे वो किल हो जाएंगे। दूसरा, ये जो इसका एपिथेलियम है, ये जो इसकी लाइनिंग है, इट हैज़ द फैगोसिटिक सेल्स। तो फैगोसाइट्स ऑफ वेजाइना engulf स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को, यहाँ पे जो फैगोसिटिक सेल्स हैं वो फैगोसिटिक सेल्स क्या करेंगी, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं उनको क्या कर जाएंगी, भी ईट कर जाएंगी। तो नेक्स्ट जो रीज़न क्या है, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, इट इज़ वेरी थिक लाइनिंग। यहाँ पे तो मैंने यहाँ स्पेस दिखा रखा है क्योंकि हम नेक्स्ट जो है स्टेप में कि ये किस तरह से यूट्रस में मूव करेंगे, बट अदरवाइज ये बहुत ही थिक लाइनिंग होती है यहाँ पे, इस तरह से लाइक दिस वेरी थिक लाइनिंग होती है, बहुत मुश्किल से ऐसे स्पेस मिलता है अंदर जाने का। ठीक है, तो थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट रीज़न क्या है, थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये 3 रीजंस हैं जिन कारण की वजह से ये जो स्पर्म है, बहुत कम स्पर्म ही क्या होते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, बाकी सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं दे डाई। क्लियर इतनी चीज़। अब नाउ, अब ये जो स्पर्म है, इन स्पर्म को यहाँ यूट्रस में कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलता होगा ना, जिसकी थ्रू ये सर्वाइव करके 100 ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो व्हाट इज़ द हेल्प टू द स्पर्म, कि ये कहाँ तक पहुँच जाए, फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाए। तो हेल्प टू द स्पर्म, स्पर्म को क्या हेल्प है जिसकी वजह से दे आर एबल टू रीच इन द फेलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले जो सीमन था, सीमन में हमने ऑलरेडी कर रखा है, सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इज़ अ हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं। और दूसरा, कप्यूलेशन के टाइम पे फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसका रिलीज होता है। कौन से हार्मोन का रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। अब ये जो दोनों हार्मोन्स जो हैं ये कोलेक्टिवली काम करके यूट्रस की वॉल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिस एंड ऑक्सीटोसिन्स जो हैं आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द uterine wall contraction। क्लियर,
यूट्रस की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये दोनों हॉर्मोन्स जो हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑलरेडी सीमन में प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीटॉक्सिन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन, फीमेल में से सिक्रीट होता है ये। क्लियर इतनी चीज़? तो ये जो है ये हॉर्मोन्स जो हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं स्पर्म्स की एंट्री के लिए। अब देखो इजैकुलेशन के टाइम पे सर्विक्स पे आके स्पर्म्स कम से कम 20 मिनट के लिए स्पर्म्स जो हैं वो सर्विक्स पे आके अटैच हो जाते हैं। अब स्पर्म की अटैचमेंट सर्विक्स पे लाने के लिए कौन हेल्प करता है? एक अपना है फिब्रिनोजन। कौन? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो होता है ये हेल्प करता है यहाँ पे सारे के सारे स्पर्म की अटैचमेंट के लिए और क्लोटिंग के लिए। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिब्रिनोजन? हेल्प इन क्लोटिंग एंड अटैचमेंट ऑफ द स्पर्म टू द सर्विक्स। ये किस में काम कर रहा है? हेल्प इन क्लोटिंग एंड अटैचमेंट ऑफ स्पर्म टू द सर्विक्स, ठीक है, सो दैट कि ये वेजाइना से वापस की तरफ बाहर पुश ना हो जाए, तो ये इस चीज़ में ये हेल्प करेगा। अब उसके बाद में क्या होगा? जब ये अटैच हो गए धीरे धीरे फिर क्या होगा? ये जो स्पर्म्स हैं ये कहाँ जाना शुरू कर देंगे? इस एरिया में जाना शुरू कर देंगे। बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे? मूव करेंगे यहाँ पे, यूट्रस में आ गए, इस वाले एरिया में आ चुके हैं। अब जब ये यहाँ मूव करेंगे तो इसको अब क्लोटिंग 20 मिनट के लिए हो गया, ठीक है। अब ये जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस में चले गए। अब नेक्स्ट जो है फिब्रिनोलिटिक एंजाइम जो है वो आता है, और फिब्रिनोलिटिक एंजाइम उस सीमन को थोड़ा सा क्या कर देता है? पतला कर देता है। फिब्रिनोजन ने तो क्या किया था? क्लोटिंग की थी, बट अब फिब्रिनोलिटिन एंजाइम आएगा और जो क्या करेगा? इनको जो सीमन होगा उसको थोड़ा पतला कर देगा, सो दैट जो इसके अंदर स्पर्म्स हैं वो ईजिली यूट्रस में क्या कर सके? मूव कर सकें, और ये कहाँ तक पहुँच सके? फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच सके। अब देखो हमारा जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स कहाँ पहुँच चुके हैं? यूट्रस में पहुँच चुके हैं। अब ऑन दी अदर साइड ओवरी से क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो है इन फिम्ब्रीज की हेल्प से ये कहाँ रिलीज हो गया? यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ये रिलीज हो गया। अब जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? सिलिया, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो है ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। किस एपिथेलियम से बना हुआ है? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। मीन्स कि इस एपिथेलियम के पास सिलिया हैं जो इस एग को मूव करने में, मूवमेंट में, इस एम्प्यूला रीजन में यहाँ तक लेके आने में ये इनको हेल्प करेंगे। अब ये जो हमारा एग है जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ये हमारा एग अब इस एम्प्यूला रीजन में क्या है? अराइव हो चुका है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? यहाँ से एम्प्यूला रीजन में हमारे पास एग आ चुका है। दूसरी ही साइड पे अब जो स्पर्म्स हैं उनका कैपेसिटेशन होता है। अब इतना सब होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज द कैपेसिटेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? कैपेसिटेशन। अब व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन का मतलब है स्पर्म्स का जो स्पर्म है ना, दिस इज द स्पर्म। स्पर्म के सरफेस पे जितने भी अननेसेसरी प्रोटीन्स, स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रोल, कुछ भी अगर इसके सरफेस पे यहाँ प्रेजेंट है ना, उन सब का रिमूवल हो जाना इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। तो व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन भी है। व्हाट इज कैपेसिटेशन? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड स्टीरोल्स या कोलेस्ट्रॉल्स फ्रॉम the tip of the sperm is called capacitation। क्लियर इतनी चीज़? अब कैपेसिटेशन जो है ना, इट विल टेक एट लीस्ट 6 आवर, 6 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। जो अननेसेसरली जो भी चीज़ें होंगी स्पर्म के टिप पे, उन सबको निकालने में कितना टाइम लगता है? कम से कम अबाउट 6 आवर्स जो है, 6 घंटे जो है वो लगते हैं ये सारी चीज़ों को करने में। अब हम बोलते हैं कि कैपेसिटेशन में स्पर्म अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी। स्पर्म अटेन functional
मैच्योरिटी। ठीक है, मीन्स कि अब क्या हो गया, ये अब मोर एक्टिव, अब कैपेसिटेशन होने के बाद में स्पर्म जो होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है एक तरह से, और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से फैलोपियन ट्यूब की एम्फ्यूला रीजन की तरफ ये क्या होता है भाई, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कैपेसिटेशन होने का रीज़न क्या है, जैसे ही कैपेसिटेशन होता है जो अननेसेसरली ग्लाइकोप्रोटीन्स या स्टीरोल्स जो हैं वो स्पर्म की टिप से रिमूव हो जाते हैं, तो उनके रिमूवल से क्या होगा, जो इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म की टिप पे, वो रिसेप्टर प्रोटीन्स एक्सपोज हो जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म का और सेकेंडरी ओवोसाइट जो है, जो एग है उसकी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी फ्यूज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैपेसिटेशन का एक फ़ायदा ये है, क्या है, इससे क्या हो जाता है, जैसे ही कैपेसिटेशन होगा, एक्सपोजर ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द attachment of sperm to the wall of the egg। क्लियर, जो एग है उसकी वॉल पे अटैच होने के लिए फिर जो भी नेसेसरी रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे फिर इजी हो जाता है फ्यूज़न प्रोसेस होना। और अभी तक ये जो ओवरी से एग निकला है ग्राफियन फॉलिकल में से, वो अराइवल ऑफ एग जो हुआ है वो क्या है, अराइवल ऑफ एग। अब सेकेंडरी ओवोसाइट का ही अराइवल हुआ है अभी तक। ठीक है, और ये सेकेंडरी ओवोसाइट एग में कब कन्वर्ट होगा, जिस टाइम पे ये जो स्पर्म है इसके साथ अटैच हो जाएंगे, उस टाइम पे म्योसिस 2 होगी, और जो ये सेकेंडरी ओवोसाइट है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एग। क्लियर, इससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।